नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण खोटे और आज हम अपनी श्रृंखला दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्रियों में हमारे साथ प्रोफेसर सीमा माथुर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और इसके अलावा वह अनेक किताबों की लेखक हैं। बहुत सारे शोध पत्र उन्होंने लिखे हैं, बहुत मशहूर कवित्री हैं और इसके साथ ही साथ वो जमीनी आंदोलन में दलित महिला के पक्ष में निरंतर सहभागिता करती हैं और नेतृत्व भी करती हैं। तो आज हम डॉक्टर सीमा माथुर के साथ बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आज वो इस बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया और इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के साथ साथ उन्होंने अपनी दलित महिला के समर्थन में अपनी शामिलियत, दलित महिलाओं के विकास और उत्थान और उसके न्याय के लिए अपनी निरंतर भागीदारी को जारी रखा। नमस्कार, जय भीम। प्रोफेसर सीमा माथुर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बताइए कैसे आपने अपनी इस पढ़ाई तक की पूरी करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंच के प्रोफेसर जैसी राजनीतिक शास्त्र की प्रोफेसर आप हुई। क्या इस यात्रा के बारे में थोड़ी हम लोगों को जानकारी दें? नमस्कार, जय भीम। सर, मेरा छोटा सा परिचय है, आपने बहुत कुछ बता दिया है। मैं वर्तमान में कालिंदी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। ये मेरी छोटी सी पहचान है। इसके अलावा कभी कभी मैं लिख लेती हूँ जो करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं। खास करके मेरा इंटरेस्ट जो है वो दलित विमेन और ह्यूमन राइट्स और जो करंट में जो भी परिस्थितियां है, खास करके ह्यूमन राइट्स एंड दलित इश्यूज पर मेरा फोकस रहता है, जेंडर स्टडीज पर। जहाँ तक मेरे जीवन की शुरुआत है तो जैसा कि कभी कभी आप भी बोलते हैं कि मैं बहुत शाई हुआ करती थी पहले, जब मैं पढ़ाई कर रही थी और NCDHR में आई थी, और आज एक बोल्ड विमेन के रूप में आप मुझे देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक ऐसे छोटे से या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से आती हूँ जो एटा है, जिसके बारे में कहा भी जाता है कि अभी बहुत बैकवर्ड है, डेवलप नहीं हुआ है और पॉलिटिकली भी इतना उसका आइडेंटिटी नहीं है, इतनी पहचान नहीं है। एटा एक ऐसा, इस एटा के बारे में बोला जाता है कि वो बदमाशों का गढ़ रहा है। तो मुझे मजाक में भी बोला जाता था जब मैं NCDHR में काम कर रही थी कि ये तो बदमाशों के शहर से आई है, तो इससे थोड़ा दूर रहना। ये भी एक तरह की पहचान मतलब रही है, मजाक में ही सही, लेकिन तब मुझे थोड़ा लगता था कि चलो लोगों को थोड़ा डर तो है कि मैं बदमाशों के जिले से आती हूँ, तो इसका मतलब है कि थोड़ा खौफ रहना चाहिए। आपदा में अवसर आपने तलाश लिया। हाँ, आपदा में अवसर की बात बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरी जीवन की स्ट्रगल की जो शुरुआत है वो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है, क्योंकि शुरू में तो मैं परिवार में पेरेंट्स की तरफ से मुझे सारी वो सुविधाएं मिली पढ़ने के लिए। उसके बाद हर किसी पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, और उसके इसी उम्मीद के साथ मुझे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया। और MA में मैंने यहाँ एडमिशन लिया और हॉस्टल में मैं रहती थी। तो उसी समय जो है वो कुछ ऐसी परिस्थितियां घटी जब मुझे परिवार छोड़ना पड़ा, और परिवार छोड़ने के साथ बहुत सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो मेरे सामने खड़ी थी, क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है एक बड़ा सवाल था सर्वाइवल का। हालांकि मैं हॉस्टल में रह रही थी, PGW वुमेन्स हॉस्टल में दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो उतना खाने की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है कि कैसे आगे जो है वो पढ़ाई कंटिन्यू की जाए, और उसी दौरान जो है मेरा कई सारे स्टूडेंट ग्रुप और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कांटेक्ट हुआ, जिसमें स्त्री मुक्ति संगठन और PSU जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने उस समय सपोर्ट किया। और सबसे पहली जो संस्था का नाम है जो मैंने ज्वाइन किया जब मैं MA कर रही थी, अंकुर। आपने सुना होगा, एक जो चिल्ड्रन के लिए काम करती है, उनकी एजुकेशन को लेकर के, और जो उनकी सर्वाइवल है उनके पेरेंट्स को ध्यान में रखती है, वो बेसिक नीड्स की एजुकेशन इज फ्री। क्योंकि उस समय 2000 के आसपास ये मूवमेंट के रूप में भी चल रहा था कि
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। तो मैं उसका हिस्सा बनी और सबसे पहले जो मुझे तनख्वाह मिली वो 4,000 रुपए मिली थी 2002 में। तो वो जो 4,000 रुपए मिलते थे वो मुझसे खर्च नहीं होते थे उस समय की, मतलब इतना पैसा, क्योंकि और बाकी जो है वो खर्चे नहीं थे। तो वो शुरुआत थी पढ़ाई के साथ में उसको कर रही थी, और उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि यू शुड कंटिन्यू योर स्टडी विद वर्क। तो वहां से मुझे जो है वो, तब मैं उस समय इतना नहीं जानती थी कि समाज में कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं, कुछ इशू हैं जिन पर काम किया जा सकता है। बस मैं एक फॉर जॉब से फॉर माय सर्वाइवल आई जॉइंड अंकुर, और उसके बाद जो है वहां मैंने लगभग 2 साल तक काम किया, और अगेन आई हैव स्टार्टेड माय स्टडी फुल टाइम। फिर उसके बाद जो है मेरा बीएड में एडमिशन हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन इंडिया का माना जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में। और उसी समय मेरी जो है एनसीडीएचआर में संजीव जी काम करते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैं बीएड कर रही थी। और प्रोफेसर एन सुकुमार के साथ मेरी मुलाकात हुई, और तभी प्रोफेसर सुखदेव थोराट और विमल थोराट, इन सब से जब मैं बिफोर ज्वाइनिंग एनसीडीएचआर, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी, तो क्योंकि मैं मूवमेंट से भी थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगी थी, जो कास्ट है, कास्ट क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। सो स्लोली आई हैव रियलाइज्ड दैट यस, आई हैव फेस्ड दिस डिस्क्रिमिनेशन समवेयर इन माय चाइल्डहुड, and my family members also faced such kind of discrimination, but I have no sense of realization that this is caste discrimination. तो जब मैं उन लोगों के कांटेक्ट में आई और कुछ चीजों को पढ़ना शुरू किया, तो वो जो बचपन में जो चीजें मैंने देखी थी अपने दादाजी के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, तो उस समय जो है वो सब मुझे रिकॉल होने लगे धीरे धीरे कि अच्छा, क्योंकि जब हम आज बात करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में या बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ जब मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड मूवमेंट, तो वो उस समय लोगों को लगता है। बेसिकली आप कहना ये चाह रही हैं कि आपके परिवार के साथ और खुद आपके साथ, परिवार के अंदर और बाहर, अलग अलग कारणों से, लेकिन जिसके केंद्र में कहीं न कहीं जो जातिगत व्यवस्था की जो संस्कृति थी, जो संस्कार थे, उसके चलते तमाम तरह के भेदभाव वो हो रहे थे, लेकिन उसके प्रति जानकारी ना होना या वो उसके प्रति संज्ञान में ना आने के कारण उसको जीवन का एक हिस्सा मान करके आप लोग चलते रहे। लेकिन जब आप इस आंदोलन की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के संपर्क में जब आए और जब इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हुई, तब आपको ये महसूस होता है कि आपके दादाजी, फिर माता पिता और उसके बाद खुद आपके साथ बचपन में जो कुछ होता रहा बड़े होने तक, उसके पीछे मूल कारण जो है वो कहीं न कहीं जाति है। यस सर, वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आज जब मैं बात करती हूँ महिलाओं के ग्रुप्स के बीच में, खास करके स्टूडेंट्स के बीच में, तो बहुत इजीली वो लोग कहते हैं कि नहीं, आज के समय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जैसा कि मैं भी ऐसा सोचती थी। लेकिन जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, जब तक हम सोचेंगे नहीं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, दिस वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण व्यवस्था सिस्टम, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बताती हूँ उनको कि नहीं, ऐसे है, आप इस कॉन्टेक्स्ट से सोचो कि अगर आपसे कोई ये भी कहता है कि आप क्यों आगे पढ़ना चाहती है, क्या करोगे पढ़ के, तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको जो है डिमोरलाइज करके आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे आपको इस लायक नहीं मानता है, उसे नहीं लगता है कि आप इसके लिए बने हैं, क्या ये आपके लिए नहीं है? As a women or as a Dalit women, because as a women we are facing, all women are facing patriarchal discrimination in patriarchal हाँ, जब आप ऐसा कहती हैं तो एक चीज और भी है सीमा जी, कि दलित महिला और अन्य महिला, यूं तो पूरी महिला
समाज जो है, महिला वर्ग जो है, वो ही पूरी की पूरी पितृसत्तात्मकता के कारण से दोयम दर्जे का नागरिक है। लेकिन यदि इसी महिला वर्ग के अंदर के अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखें, जैसे एक है कि अमूमन इस देश में महिलाओं के साथ जितने अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं घटित होती हैं, जो थानों में या अलग अलग जगह दर्ज होती हैं, उसमें से लगभग 46% घटनाएं दलित महिलाओं के साथ होती हैं, जबकि दलितों का इस देश में प्रतिशत मात्र 17% है। मतलब ये है कि यदि हम दलित महिला को पूरा का पूरा देखें तो तकरीबन हर तीसरी या चौथी दलित महिला, दूसरी तीसरी दलित महिला उत्पीड़न, अत्याचार, जातिगत भेदभाव की शिकार होती है। बताइए आप आगे। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी रिसेंटली एक घटना घटी जिसमें महिला, पूरी फैमिली और उसकी महिला को पुलिस टॉर्चर में जो है वो रखा गया और उसकी डेथ भी हो गई। आपने सुना होगा अभी। जी हाँ, तेलंगाना में घटना हुई। तेलंगाना में घटना हुई। हाँ, ये दिस इज द रिसेंट एग्जाम्पल सर। इसके अलावा आप हाथरस का जो है वो देख लीजिए, दैट इज कास्ट एंड विमेन जो है एट्रोसिटी अगेंस्ट विमेन बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, और खास करके जहां तक आप महिलाओं की बात कीजिए, सो एवरी वुमेन इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दिस पेट्रियार्कल सिस्टम बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि वो सिर्फ फॉलो कर रही है इंस्ट्रक्शन को कि उनको क्या करना है। लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाता है कि आप कैसा फील करती है, सो एवरीवन इज हैप्पी with their system and situation, क्योंकि they don't have the sense of realization that there is some kind of discrimination। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी क्लासेस के दौरान होता है कि जब हम बात करते हैं कि बिकॉज आई एम टीचिंग वन पेपर फेमिनिज्म थियरी एंड प्रैक्टिस, तो जब बात की गई तो सब बहुत हैप्पी थे। लेकिन धीरे धीरे जब परतें खुलती है, व्हाट इज पेट्रियार्की, व्हाट इज सेक्स एंड जेंडर डिफरेंस एंड हिस्ट्री ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेशन, तो तब समझ में आता है जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप, तो किस तरह से जो है जब वो देखते हैं कि यस हमारी फैमिली में ऐसे ही होता है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग फॉर अ लास्ट लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमको उसका हैबिचुअल बनाती है, जो सोशलाइजेशन प्रोसेस में वी आर द पार्ट ऑफ दैट। और जहां तक महिलाओं की, दलित महिलाओं की खास करके बात है, तो वो जो है महिला होने के नाते तो पीड़ित हैं ही, इसके साथ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सहती हैं, सो डबली मार वो सहती है। लेकिन जब हम इंटरसेक्शनल लेंस से जब देखने और कोशिश करते हैं, सो वन मोर थिंग, क्योंकि वो दलित कैटेगरी में है, बट सम विमेन आर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कास्ट, दैट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। आपने सुना होगा, सफाई कर्मचारी जो महिलाएं हैं। सो इफ यू see the research done from सफाई कर्मचारी आंदोलन and other organization, तो उसमें आप देखेंगे कि more than 90% women are engaging in this manual scavenging work, जो आज के समय में जो है बहुत सारे स्टेट ये क्लेम करते हैं कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए हैं, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में सवाल जब आप देखें। आखिर मुझे एक चीज बताइए, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग के कामकाज में, मतलब मैला ढोने की प्रथा में जो लोग शामिल हैं, जो लोग इस प्रथा के आज भी शिकार हैं, विक्टिम हैं, उस पे 90% महिलाएं ही हैं। लेकिन क्या कारण है कि ये इस देश के दलित आंदोलन के केंद्र में भी नहीं आया? और ये यहीं तक नहीं है, इस देश का जो पूरा का पूरा मुख्यधारा का, तथाकथित मुख्यधारा का जो महिला आंदोलन है, इस देश के जो महिला संगठन है, क्या कारण है कि ये मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो मामला है, इसको महिला आंदोलन ने महिला के अधिकार के और न्याय के दृष्टिकोण से नहीं देखा?
जी, जब सर मैं एनसीडीएचआर में काम कर रही थी, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स में 2006 में मैंने काम करना शुरू किया था एज अ रिसर्च एसोसिएट। तो उस समय जो है मैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के कांटेक्ट में भी आई, मिस्टर विल्सन बिजवाड़ा और बाकी लोग जो काम कर रहे थे। और तो उस समय सर 2010 की बात है, जब दिल्ली के जो स्लम्स हैं, जो जिनको जेजे कॉलोनी बोला जाता है, सो उनमें जाके जब हमने देखा, मोर देन 30 एरियाज में हमने इस तरह की क्लस्टर कॉलोनी में उस समय सर्वे किया था। सो यहाँ पर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, यहाँ पर भी जारी था। यहाँ पर भी जो है वो ड्राई लेटरिन्स थे, सुंदर नगरी, नंद नगरी जैसे जो इलाके हैं वहां पर। और जो शौचालय जो होते हैं, जो हाँ हाँ, कंबाइंड आप भी देखिए तो उसमें भी सामुदायिक वो एक शौचालय, पर्टिकुलर लोग, सामुदायिक सामुदायिक शौचालय। शौचालय जो होते हैं, तो उसमें सफाई करने वाले लोग कौन है, उसी पर्टिकुलर समुदाय से जो लोग आते हैं। तो उस समय भी जो है दिल्ली में ये प्रैक्टिस थी। और आज के समय में आप देखो कि रोजाना हमारे न्यूज़पेपर में ये होती है कि फलाना जगह पर जो है एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई सीवर में उतरते हुए। तो अभी भी वो घटनाएं जो है वो घट रही है। उनका फॉर्म जो है बदल गया है, ड्राई लेटरिन्स अब नहीं है, लेकिन जो सीवेज की जो सफाई है, जो डिफरेंट गैसेस जो लीक होती है, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के नीचे उतार दिया जाता है, डेथ हो जाती है, उनको कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है और डेथ हो जाए तो कोई कंपनसेशन की भी बात नहीं करता है। सो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो इन मुद्दों को उठा रही है। सो लंबे समय तक जो है जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्पेशली फोकस जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो रहा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर जो खास करके मैनुअल स्कैवेंजिंग की तरफ जो है उन्होंने बात नहीं की। नहीं, मैं ये उसी इसीलिए तरह जानना से बात चाहता है। हूँ कि आखिर क्या कारण था कि मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम पे यदि 90% महिलाएं शामिल हैं, तो ये इस देश के महिला आंदोलन का मुद्दा क्यों नहीं बन पाया, जबकि पिछले 20 साल में ये मुद्दा बहुत विजिबल ढंग से सामने आ चुका है। मैं वही आपका वही क्या बात सोचना है करना इस पे? जी। मैं आज ये सर उसी तरह से बात है, जैसे एक तो इशू है कि सिस्टरहुड का जो कंसेप्ट था कि हम सब महिलाएं एक है और सबको फ्रंट पर आना चाहिए। तो आपको याद होगा कि 2006 और 7 के आसपास जो है जो दलित विमेन प्लेटफॉर्म बनना स्टार्ट हुए। तो वो क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि ऐसे तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से काम कर रहे हैं, अगर हम विमेन मूवमेंट को अगर हम देखें, पर वेरी स्ट्रांगली दे हैव रेज्ड देयर सेपरेट वॉइस फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अलग से बात नहीं की गई दलित महिलाओं की। तो दलित महिलाओं ने यही बात करना शुरू की, दलित लीडर्स ने, कि जब हमारी कोई बात नहीं उठा रहा है, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हमें लीडरशिप नहीं मिल रही है, तो ये सिस्टरहुड किस बात का है? खास करके जो प्रोफेसर विमल थोरा, ट्रूथ मनोरमा जी और उस समय रजनी तिलक जी जो है एक स्ट्रॉन्ग विमेन लीडर के रूप में थे, तो उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कलेक्टिवली दे वर रेजिंग इश्यूज फॉर देयर पार्टिसिपेशन नहीं, इन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पॉलिटिक्स। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूं कि निश्चित तौर पे आप बहुत सही बोल रही हैं कि तकरीबन 2004-5 से दलित महिलाओं के स्वतंत्र संगठन खड़े हुए, उनकी स्वतंत्र संस्थाएं बनी, लेकिन मुख्यधारा का जो महिला आंदोलन है, उसके साथ ये जो दलित महिला आंदोलन था, ये इसके बीच का जो एक सामंजस्य होना चाहिए, उसकी क्या स्थिति महसूस करती हैं और उसका क्या अनुभव है आपका? बिल्कुल सर, यही है कि कोई भी उस पर्टिकुलर इशू पर बात नहीं करना चाहता। आप देख लीजिए कि जब भी हम कास्ट पर बात करेंगे तो लोग नजरें चुराने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हम बैकवर्ड है, हम क्यों कास्ट पर बात करें। सो ये जो सेंस है, अगर हम इफ आई एम सीइंग दिस इशू एज अ दलित वुमेन, तो मुझे ये लगता है कि nobody want to raise such kind of issue in public domain. They want to escape from this side. They don't want to open because they are the part of this system. इस सिस्टम का वो हिस्सा है और दे आर इन प्रिविलेज्ड सिचुएशन, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उनको सारे फायदे मिल रहे हैं इस चीज से। तो कोई अपने उन प्रिविलेजेस को छोड़ना नहीं चाहेगा। सो इसीलिए पब्लिक डोमेन में वो इस तरह की बात नहीं उठाना चाहते हैं कि कास्ट जैसा कोई इशू है, क्योंकि दे फील बैड
बैकवर्ड, और जब वो इस तरह की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बात आ जाती है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन पे सबसे पहले जो है वो हमला होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात आपने की जाती है। आरक्षण की बात की, क्या आप आरक्षण को लेकर के ही मुख्य धारा के समाज में बहुत हद तक खुद दलितों के बीच में स्पष्टता नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आरक्षण तो मूल रूप से पूरी व्यवस्था में दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये जीविकोपार्जन की योजना नहीं थी, ये नौकरी दिलाने की योजना नहीं थी। कामोवेश एक बड़ा तबका दलितों का खुद भी यहीं तक सीमित होकर रह गया, और जो बाकी जो गैर दलित वर्ग का हिस्सा जो था वो भी ये मानता है कि आरक्षण के माध्यम से दलितों ने उनके हिस्से की नौकरी खा ली। वो ये संविधान की जो बड़ी व्याख्या है जिसमें आरक्षण के माध्यम से तमाम दबे कुचले वर्गों का मुख्यधारा की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देना है, बराबर का प्रतिनिधित्व देना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व देना है, मूल मंशा तो आरक्षण की ये थी। और बड़ी बात यह है कि इस स्पष्टता को आजादी के मतलब आरक्षण के लागू होने के दशकों गुजर गए, लेकिन ना कभी आरक्षण ही पूर्ण रूप से लागू हो पाया और ना ही ये स्पष्टता बन पाई कि ये कुल मिलाकर के व्यवस्था में बराबर का प्रतिनिधित्व या अनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बना। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? जी सर, रिजर्वेशन जो है, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो है लोगों की क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं होने के बावजूद हर कोई उस पर बात करना चाहता है। तो आरक्षण जो है वो कोई बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता है कि सबको बराबर बराबर दे दो। वो इक्वलिटी और जस्टिस की बात करता है, क्योंकि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेट टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी विद जस्टिस इन दिस सोसाइटी। सो आरक्षण जो है वो इसलिए लाया गया कि जो जस्टिस है, जो न्याय की जो व्यवस्था है वो एक इस समाज में जो है वो आ सके। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब पार्लियामेंट में वो बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बहस के दौरान, तो उन्होंने कहा था 1947 के बाद, नाउ वी आर एंटरिंग इन द सोसाइटी वेयर वी हैव पॉलिटिकल फ्रीडम बट सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम वी हैव टू अचीव। तो हम इस तरह के कंट्राडिक्टरी सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं जिसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता अभी नहीं है, हालांकि हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल चुकी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी सर आप डेटा उठा के देख लीजिएगा कि जो पॉपुलेशन की जो आप बात कर रहे हैं 17% फॉर शेड्यूल कास्ट और 7% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और 27 फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ सेंट्रल और स्टेट की जो नौकरियां हैं या जो एजुकेशन है वहां पर आप देख लीजिए कि जितना आरक्षण है उतने लोग भी अभी तक जो है वो नहीं आ पाए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रही बात दूसरी जो आपने कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां जो है वो खा गए, तो सर ये बहुत बहुत गलत जो इंटरप्रिटेशन है रिजर्वेशन का, क्योंकि लोग उस पर बात नहीं करते। खुद जो हम लोग जो सो कॉल्ड जो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है जो पूरी व्यवस्था, पूरा राजनीतिक तंत्र है, वो इस आरक्षण को लेकर के जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसको बनाए रखना चाहता है, जिससे वो दलित वर्ग को एक सिरे में दोहन करता रहे और बाकी वर्गों को का भी दोहन करता रहे, इस कंफ्यूजन से अपनी राजनीतिक जरूरत के अनुरूप। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि देखिए, आजादी के 75 साल हो रहे हैं और ऐसे समय में आप देखिए कि ये जो पूरा दलित अधिकार, दलित जागरूकता, दलित संवेदनशीलता, दलितों के लिए विभिन्न प्रकार के कानून और ये तमाम प्रक्रियाएं पिछले तकरीबन 30-35 साल से बहुत तेजी पकड़ी। पिछले 20-25 साल में दलितों का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहुंच गया और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे बातचीत भी शुरू हुई। आज दलित मुद्दा बाकायदे यूनाइटेड नेशन के अंदर भी रखा जाता है और जाति के मुद्दे पे गंभीर वहां पे बातचीत भी होती है। लेकिन क्या कारण है कि अब तक ये सारा का सारा बोझ इस देश की जातिगत व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जाति विहीन समाज बनाने की पूरी जिम्मेदारी दलितों के कंधे पर ही डाल दी गई है, जबकि
जिस जिस जातिगत संस्कृति की विकृति के शिकार सिर्फ दलित हैं, लेकिन जो इसके वाहक जो वर्ग हैं उनके बीच में इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। जैसे ये पूरा का पूरा जो जाति है ये मूल रूप से हिंदू संस्कृति की एक विकृति है, जिसके ऊपर सुधार करने की मुख्य धारा के समाज के लोगों की है। अपनी संस्कृति का जब तक वो रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक जातिगत भेदभाव बना रहेगा और ये संघर्ष और ये दूरियां वैसी बनी रहेंगी। इस पे आपकी राय चाहता हूं, थोड़ा सा समय बाकी है, इस पे अपनी राय दीजिए। जी सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो ये आंदोलन की जो मुहिम है वो सिर्फ जो इसके शिकार है, जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या इस जातिगत व्यवस्था में जो इसके विक्टिम है वही इसको जो है आगे सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर ये आप बताइए कि जो प्रिविलेज्ड सिचुएशन में है, जो पूरा जो ये कह सकते हैं हम 85 और 15 का जो रेशियो है, तो जो 85 हुआ कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज, जे पूरे संसाधन जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन सब पर जिनका कब्जा है, सो व्हाई दे विल लीव ऑल द रिसोर्सेज फॉर अदर्स। वो क्यों उसको शेयर करेंगे या उसको बंटवारा करेंगे उसका, तो वो तो प्रिविलेज्ड सिचुएशन में ऑलरेडी है, तो वो क्यों उसके लिए फाइट करेंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, वो केओस ऐसा क्रिएट करके रखते। आप हर पॉलिटिकल पार्टी का आप एजेंडा देख लीजिए, चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पहले की गवर्नमेंट हो, कोई भी जो है वो बिल्कुल कास्ट, इस जाति व्यवस्था को समाज से खत्म नहीं करना चाहती है। और जो जहां तक संस्कृति की आपने बात की कि संस्कृति का हिस्सा है, आप देख लीजिए कि आप चाहे महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले लीजिए, सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की और कास्ट को हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए कोई एक सॉलिड सॉल्यूशन नहीं देता है। गांधी जी कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा जब एवरीवन फील बाय हार्ट इट शुड बी इरेडिकेट फ्रॉम द सोसाइटी। सदाशयता शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। यस, तो वो कैसे परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन? तो दरअसल देखिए गांधी जी या विवेकानंद या इस तरह के जितने सॉफ्ट हिंदू लीडर्स हुए, ये कभी भी जाति व्यवस्था के तो खिलाफ नहीं हुए। ये लोग जाति व्यवस्था के कारण जो भेदभाव है वो लोग उसमें कुछ पैचअप करके लोगों की और समाजों के बीच के बेहतर रिश्ते की बात करते थे, लेकिन वो जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। और जाति व्यवस्था महज ये संस्कार का मामला नहीं है, ये संस्कृति का मामला नहीं है। जाति के मूल में जो मुख्य बात है वो ये है, इस देश के साधन संसाधनों, इस देश के सभी तरह के रिसोर्सेस पे कंट्रोल करने का मैटर है। टू कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस द कास्ट हैज बीन प्रिवेलिंग। तो एक छोटा सा जो उच्च जाति वर्ग छोटा सा है, वो इस देश के सारे संसाधनों पे कब्जा करने के लिए पूरी जाति व्यवस्था बनी। तो अब सीमा जी, अब हमारा समय खत्म हो रहा है, आखिर 2 मिनट में मुझे ये बताइए, आज की तारीख में आप दलित आंदोलन को किस जगह खड़ा पा रही हैं और इस दलित आंदोलन में दलित महिला के अधिकारों को आप कितना सुरक्षित पा रही हैं? जी, आज के समय की सर बात करें तो जो दलित आंदोलन और खास करके महिला आंदोलन है, दे आर रेजिंग देयर इशू वेरी स्ट्रांगली एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। नाउ दे आर फील फ्री कि वो अपने इशू को उठा सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, आउटसाइडर इंटरफेरेंस। उनको आज किसी का डर नहीं है। तो हम लोग भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपने इशूज को उठा रहे हैं। नाउ विमेन आर कमिंग टुगेदर, क्योंकि वो अब जुड़ रही हैं एक साथ, तो अब उनको देखना नहीं पड़ रहा है कि कोई आएगा और हमारे इशू को उठाएगा। ऐसे ही ऐसा नहीं कह सकते, दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट जो है आज के समय में बहुत स्ट्रांग हुआ है और होपफुली इट गो beyond the expectation of this so-called Hindu caste system और वर्णाश्रम सिस्टम। सो एक ऐसी व्यवस्था, कम से कम कास्ट सिस्टम, अगर हम ये कहें कि जल्दी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन एक
जस्टिसेबल सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी, जैसा कि बाबा साहब ने कल्पना की थी। और हम सब जो है आज अगर राइट्स की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि और इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय जो है वो रिजर्वेशन को जाता है, कि अगर वो नहीं होता तो शायद हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो पाता। क्योंकि आप ये देख लीजिए, मोर देन 30 ईयर्स से विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है। तो अगर हम इतने ही सो कॉल्ड इस ग्लोबल सोसाइटी में, इतनी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, अपने आप को डेवलप्ड कह रहे हैं या डेवलपिंग कह रहे हैं, तो हम क्यों उन विमेन मुद्दों को बात नहीं करना चाहते? तो उसमें तो दलित विमेन का मुद्दा नहीं है, वो तो ओवरऑल विमेन का है, आधी आबादी जो इस देश की है। तो क्यों नहीं सभी पार्टी आगे आती है और उस बिल को जो है वो पास करती है? तो इसी से लगता है कि ये जो सोसाइटी है वो अपने जो प्रिविलेज्ड जो राइट है या जो उनका रिसोर्सेज पर कंट्रोल है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वो ऐसी सोसाइटी चाहते नहीं है जो इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस और फ्रेटर्निटी पर बेस्ड हो। तो उसके लिए हमको एज अ दलित वुमेन, एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली दलित ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट फॉर आवर राइट्स, फॉर जस्टिस, सो दैट वी कैन लिव विद डिग्निटी। सभी दलित महिलाओं, सभी दलित महिला संगठन, सभी दलित मानवाधिकार संगठन, आंदोलनों को अब समय आ गया है एक साथ आकर के, एकजुट होकर के दलित महिला के अधिकारों और न्याय के लिए लड़ने के लिए आगे आना होगा। लेकिन ये एक नया दौर है, ये पूरा का पूरा दलित आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इस नए चरण की जो सबसे बड़ी खूबसूरती या जो सबसे बड़ी मजबूती है कि अब दलित न्याय और अधिकारों के लिए एक नए सिरे से दलित महिलाओं के नेतृत्व में एक दलित आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये महिलाएं हर तरह से शिक्षित, प्रशिक्षित और अपार ऊर्जा से भरी हुई हैं। प्रोफेसर सीमा माथुर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पे इस पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, इसके अलग अलग पक्षों और अलग अलग मुद्दों पे भी अलग अलग बातचीत हो सकती है। यह बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आप अपने प्रयासों में लगातार काम जारी रखें, हम उसके सहभागी हैं और हम इसी के साथ अपनी इस बातचीत को यहाँ समाप्त करते हैं। आपके लगातार इन प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। शुक्रिया सर, जय भीम, जय भीम।